स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल हमने क्या पढ़ा? लास्ट आर्टिकल में हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉन, आइसोस्टर्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड ये चीजें निकली थी, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि ना एक एटम में जो है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। वहां से ये चीजें निकली थी, इसलिए उनको बीच में पढ़ा था हमने। उसके बाद में क्या है आपके पास? उसके बाद में हमारे पास ये है कि लिमिटेशंस, मतलब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या नहीं था, वो तो अल्टीमेट नहीं था। उसके बाद में बोर मॉडल ऑफ एटम बना, ठीक है, मैकेनिकल मॉडल जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी बना। तो सारी चीजें बता रहा था एटम के बारे में, तो वो तो अल्टीमेट नहीं था, फाइनल नहीं था। तो रदरफोर्ड की क्या लिमिटेशंस थी जिसके कारण, उसकी वजह से कुछ और मॉडल ऑफ एटम बने। तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, लिमिटेशंस, ठीक है। और लिमिटेशंस किसकी? लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी क्या लिमिटेशंस थी जिससे ओवरकम होकर, उसकी क्या ड्रॉबैक थे कि जिससे ओवरकम होकर कुछ एक और मॉडल ऑफ एटम बने। तो लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशंस क्या लिमिटेशन है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या नहीं बता पाया? एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। जैसे थॉमसन भी नहीं बता पा रहा था इस तरह की चीजों को, रदरफोर्ड भी नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाए? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। किस तरह से इसकी जो एक बात थी वही इसके उल्टी चली गई। ध्यान से देखना आपको। इसने कहा कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर घूमते रहते हैं, जो ऑर्बिट है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं बार बार। अब ये एटम है और एटम के अंदर ये चार्ज बॉडी है न्यूक्लियस। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर जो ऑर्बिट है, स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उनमें। अब इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि इसने क्या कहा कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हैं किसके बाहर? न्यूक्लियस के बाहर। जैसे सन है उसके बाहर और दूसरे जो प्लेनेट है वो क्या लगा रहे? चक्कर लगा रहे। जैसे अर्थ जो है वो चक्कर लगा रहा है सन के बाहर, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे। तो एक बात, यहां इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो बहुत छोटे से हैं। तो ये चार्ज बॉडी तो है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सन और अर्थ वो तो बहुत बड़ी बॉडी है और ये बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। तो एक तो ये कंपैरिजन सही नहीं हुआ, एक चीज। दूसरी चीज कि जो इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं किसके? न्यूक्लियस के बाहर, वो क्या करेंगे? ऐसे आप क्या करते हैं, हम जैसे क्या करते हैं, एक चक्कर लगा रहे हैं, ग्राउंड जो है ना वो स्फेरिकल है, उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो चक्कर लगाएंगे तो हम धीरे धीरे किसकी ओर झुक रहे हैं? सेंटर की ओर। जैसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं तो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं तो स्पाइरल जो है छोटा होता जाएगा और फाइनली सेंटर पर आके रुक जाएंगे। मतलब ये जैसे इलेक्ट्रॉन था ऐसे घूम रहा था, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जैसे इसके बाहर है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था तो ये धीरे धीरे ऐसे चक्कर लगाएगा और स्पाइरल जो है छोटा होता जाएगा और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर घुस जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई वॉल वगैरह तो नहीं, बाउंड्री वगैरह तो है नहीं कि भाई वॉल वगैरह, दीवार वगैरह लगा रखी है और जो है ना इस दीवार के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, कुछ नहीं है वहां तो। और वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। बहुत धड़ाम होगा कुछ, ठीक है, बहुत धड़ाम होगा कुछ, कोलैप्स हो जाएंगी चीजें।
ठीक है। इंस्टेबिलिटी, वहां चीजें जो है ना वो अनस्टेबल हो जाएंगे, इंस्टेबिलिटी ये होगा वहां, पूरा एटम जो है वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। एटम नहीं होगा तो सारी चीजें, जितनी भी चीजें देख रहे हैं हम, सब कुछ लिविंग, सब कुछ आप देख रहे हो सब एटम से मिलकर बनी है। कोई भी मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा आपने। अब एटम ही नहीं होगा तो क्या कोई चीज होगी यहाँ? कुछ भी नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि एटम है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, घूमते घूमते सेंटर के अंदर आएगा, सब कुछ दड़ा। लेकिन करोड़ों अरबों साल से अर्थ है यहाँ, इसके ऊपर लिविंग है, तो इसका मतलब एटम भी है। करोड़ों अरबों साल से एटम है तभी तो लिविंग है यहाँ। हम भी एटम से मिलकर बने, हम करोड़ों अरबों साल से यहाँ नहीं, हम तो नहीं है जी। कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से है, कोई 40 साल से है। ये मजाक की चीज थी, लेकिन करोड़ों साल से है ना यहाँ, ह्यूमन करोड़ों साल से है यहाँ। ठीक है, तो एटम तो स्टेबल है। इसके अकॉर्डिंग एटम कैसा होना चाहिए? अनस्टेबल होना चाहिए, जो ये बता रहा उसके हिसाब से, जो ये बता रहा उसके हिसाब से एटम अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन एटम तो स्टेबल है। ये था इसकी। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसको और कोई तरीका बताना था। इसके अकॉर्डिंग तो अनस्टेबल होता है एटम, या होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं बता पा रहा। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। इसके अकॉर्डिंग तो अनस्टेबल है, कैसे? मैंने बताया ऐसे। लेकिन एटम तो स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी का कोई रीजन नहीं बता रहा कि एटम क्यों स्टेबल है। इसके अकॉर्डिंग तो हम ये देखेंगे कि एटम अनस्टेबल है, कैसे? जो मैंने अभी भी बताई, ध्यान से सुनने से। ये थी चीज। दूसरी और मुख्य चीज क्या नहीं बता पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। कैसे कि ना, एटम में इलेक्ट्रॉन सब कहाँ है, सेल में है, कितने सेल है, ठीक है, वहां इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, क्या उसका एनर्जी है, कुछ नहीं बता पा रहा। कुछ भी नहीं बता पा रहा इन सब के बारे में, सेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रा वगैरह के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा। वो लिमिटेशंस थी किसकी? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। और पहली लिमिटेशन सी है जो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, कि एटम करोड़ों अरबों साल से है तो वो स्टेबल है। क्यों है वो स्टेबल? ये कुछ नहीं बता पा रहा, ये कुछ भी नहीं बता पा रहा। ये था आपके पास। इसके अकॉर्डिंग तो अनस्टेबल होना चाहिए, कैसे? वो बात बताएंगे। ये था। तो इसके लिमिटेशन से ऊपर उठकर एक और मॉडल ऑफ एटम बनता, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। और बोर्स मॉडल ऑफ एटम सबसे पहले क्या बता रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मतलब बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। बोर मॉडल क्या बता रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बता रहा है। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो हम यहाँ देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी? क्या है वो चीज देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी यहां है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी? इसका पहला जो पोस्टुलेट है, इसकी परसेप्शन जो है वो है आपके पास क्या कि एनर्जी is emitted from any source. Energy is emitted from any source continuously in the form of radiations, and hence called radiant energy.
एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, एनर्जी किसी भी सोर्स से निकाला जा रहा है, किसी भी सोर्स मतलब हीटर से, इलेक्ट्रिक बल्ब से, ठीक है, या सन से, एनर्जी कहीं से भी निकाला जा रहा है, कहीं से भी एनर्जी निकल रही है, किसी भी सोर्स से निकल रही है एनर्जी। किस फॉर्म में निकलती है वो? लगातार कंटिन्यूसली निकलती है। किसकी फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी, रेडिएशन में तरंगों की फॉर्म में निकलेगी, तरंग निकलेगी वहां से, रेडिएशंस निकलेंगे। इसलिए अब एनर्जी किसकी फॉर्म में निकली है? रेडिएशन की फॉर्म में। तो इसलिए उस एनर्जी को नाम क्या देंगे आप? रेडिएंट एनर्जी। क्या नाम देंगे उसे? रेडिएंट एनर्जी। एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड हेंस आर कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। कि किसी भी सोर्स से एनर्जी को निकाला जा रहा है, वो लगातार निकाला जाएगा, एक बात कंटिन्यूअसली निकाला जाएगा। किसकी फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में। लगातार रेडिएशंस निकलेंगी उस सोर्स से। बल्ब से रेडिएशंस निकलती हैं, हीटर से रेडिएशन निकलती हैं, सन से रेडिएशंस निकल रहे हैं। किसकी फॉर्म में? सॉरी, एनर्जी निकल रही है किसकी फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में। और उस एनर्जी को क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी। ये है आपके पास पहला। दूसरा पोस्टुलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का क्या है? जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस कंसिस्टिंग, जो रेडिएशंस है ये क्या करते हैं? दे कंसिस्ट, इट कंसिस्ट कर लीजिए, दे कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेडिएशन थी ना, ये खुद के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखती हैं। दे कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, ये जो वेव है, रेडिएशंस है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। दे कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillating perpendicular, they consist electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other and also both perpendicular to the direction of propagation, कि ये जो वेव है, ये जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और वो क्या करते हैं? एक दूसरे के, उनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर। और किसके साथ भी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ भी। देखिए इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, ये सोर्स है उस रेडिएशन का, यहां से निकले, तो ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ऐसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो आप एंगल जो है वो क्या देखेंगे? आप यहां देखेंगे, ये जो एंगल है, यहां, ये कितना होगा? 90 डिग्री का। ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी क्या लिखी मैंने? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, क्या रखते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये पहले जो लिखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अब जैसे यहीं से जो चीजें लिख रहे हैं आप ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक ऊपर वाला और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है? एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, के लिए। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के लिए ये जो नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो अब जो एंगल होगा वो कितना का होगा? 90 डिग्री का। वहां जो एंगल होगा, वो जो एंगल बन रहा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ऊपर, यहां से लेकर यहां तक का 90 डिग्री का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक मैग्नेटिक फील्ड का, ऊपर 90 डिग्री का, नीचे भी 90 डिग्री का।
ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये चीज होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, तो एक के लिए जो भी बनेगा उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा, ठीक है, वो देखेंगे आप 90 डिग्री का, और थोड़ा सा उसका भी वो देखेंगे आप वो भी 90 डिग्री का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर का और एक नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ है अलग अलग, मतलब एक ब्लैक से है, ब्लैक इंक से, और एक रेड जो है ना वो इंक से है, तो वो आपको चीज समझ आ जाएंगी देखते ही। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये तो दोनों मैं इसे ब्लैक इंक से लिख रहा हूं, तो आपको एक बार जैसे उसको ड्रॉ कर रहा हूं तो समझ में आ रहा है, उसके बाद में बताओ एक जैसी हो जाती है वो, तो वो देखेंगे आप एनसीईआरटी में आपको क्लियरली मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखती हैं ये वेव्स, इसे इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। और इनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर, ऑसिलेटिंग का मतलब झूलना, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल से झूलती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री से झूलती रहती है, क्या इन रेडिएशन की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो आवागमन की क्या है डायरेक्शन जो है उसके भी कैसे रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती है, उसके भी परपेंडिकुलर रहती है। ये है इसका दूसरा पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट, सिंपली वेव्स तो है ये वेव्स है, तो दे ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या करते हैं, ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। इनकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो वेव्स हैं, जो रेडिएशन से हैं, जो किसी सोर्स से निकल रही हैं, बल्ब से, ये जो रेडिएशन से निकल रही है, इनकी स्पीड क्या होती है, जो वेव की स्पीड होती है, मतलब लाइट की जो स्पीड है आपके पास, क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड के साथ चलती है रेडिएशन की ये चीज। उसके बाद में क्या लिखेंगे आप, ये क्या लिखेंगे, वेव्स है ये, तो दे डू नॉट रिक्वायर any material medium for their propagation, ठीक है। they passes through vacuum, इनको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्या करने के लिए, आने जाने के लिए, इनको आने जाने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से, वैक्यूम का मतलब निर्वात, जिसमें वायु नहीं होती, वैक्यूम का मतलब निर्वात क्षेत्र, निर्वात, वात मतलब वायु, एयर, जहां एयर नहीं होती वो क्या होता है, वैक्यूम होता है, वैक्यूम। तो ये वैक्यूम में भी पास हो जाती है, वैक्यूम से भी पास हो जाती है, वैक्यूम में भी चलती रहती है ये। तो इनको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे सन से रेडिएशन निकल रही है, वो हम तक पहुंच रही है, तो बीच में कोई मेटल मीडियम नहीं था, इससे आगे एयर, यहां तक, उससे आगे तो एयर नहीं है ना, मेटल मीडियम की जरूरत नहीं होती इनको आने जाने के लिए। दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से भी पास हो जाती हैं, ये वैक्यूम से भी पास हो जाती हैं। ये है आपके पास, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, इनको किसी मेटल मीडियम की जरूरत नहीं है पास होने के लिए। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखती हैं, और वो ऑसिलेटिंग करती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहता है, और ये साथ के साथ किसके भी परपेंडिकुलर रहते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर रहती हैं। ये चीज आपके पास, ये करना आपको यहाँ, ये करना आपको यहाँ। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसके जो परसेप्शन जो है, पोस्टुलेट जो है ना, वो भी हमने देखे कि ना क्या पोस्टुलेट जो है इनके रहते हैं। ये क्या आपने ये करना है आपको यहाँ, ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये है आपके पास। अब इसमें जो वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चीजें ध्यान में रखें। क्या इसके लिए पोस्टुलेट थे ये
ये ध्यान में रखें। अब इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वेव है, रेडिएशंस है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो आपको देखने हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपने 9th क्लास में पढ़े था। वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद आ जाएंगे कि हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वेव्स के या रेडिएशन के। और वो है पहला वेवलेंथ, पहला है आपके पास वेवलेंथ, पहला आपके पास वेवलेंथ, वेवलेंथ है, वेवलेंथ, वेवलेंथ है आपके पास। तो वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप उसे? लैम्डा, ध्यान में आया होगा आपके पास। वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस, it is the distance between any two consecutive crust or troughs, दो लगातार क्रस्ट और दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। मतलब देखिए ये है आपके पास, ये है, ये देखिए क्रस्ट, ये क्रस्ट आपके पास ऊंचाई, ये ट्रफ है आपके पास जो गहराई है। ट्रफ कहते हैं आप उसे डेप्थ, और ऊंचाई हाइट को क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये दो लगातार, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, इनके बीच की डिस्टेंस, ये दो लगातार ट्रफ है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ होता है। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है, फेम्टोमीटर, ठीक है, एंगस्ट्रम, ये सब क्या होती है? यूनिट होती है लेंथ की। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब क्या होती है? लेंथ की क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट का भी पता आपको फर्स्ट यूनिट में करवाया था। तो वेवलेंथ ये होता है दो लगातार क्रस्ट और दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ। 9th क्लास में सीखा था आपने। दूसरी चीज, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप उसे? न्यू। ये तो क्या था? लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा, न्यू। इसे क्या कहते हैं आप? न्यू, न्यू कहते हैं आप, न्यू, NU, न्यू कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स passed through a point, passed through a point in 1 second। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हुई हैं? 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हुई हैं वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स। यहां देखिए सोर्स है, यहां से कितनी वेव्स निकले, कितने 1 सेकेंड में, वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, न्यू। क्या यूनिट होगी इसकी? जैसे लैम्डा की यूनिट तो क्या थी? नैनोमीटर था, पिकोमीटर था, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी। एक और एंगस्ट्रम, ये भी होता है, ए के ऊपर 0, एंगस्ट्रम। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेव्स निकली है? तो न्यू इज इक्वल टू, जैसे एक वेव निकली है किसमें? 1 सेकंड में, 1 सेकंड नीचे होगा, फिर एक वेव निकली है 1 सेकंड में, तो 1/1 सेकंड ऊपर चला है पर सेकंड। और हर्ट्ज, और हर्ट्ज भी कह सकते हैं आप। साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स, साइकिल कितनी साइकिल है? 1 सेकंड में, तो साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती ना, 1 2 3 4 5 6, 10 वेव निकली है 1 सेकंड में, तो 10 पर सेकंड हुआ ना, तो पर सेकंड यूनिट हुआ। हर्ट्ज भी कह सकते हैं आप, साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हैं उसे। ये था न्यू, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में थर्ड आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेव की जो वेलोसिटी है ना वो c से रिप्रेजेंट करते हो आप। पार्टिकल की वेलोसिटी होती है v से, v, ये v नहीं था, देखिए अलग था v से, तो उसे न्यू कहते हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी है, गेंद की, कार की, एरोप्लेन की वेलोसिटी v होती है।
लेकिन वेव की या रेडिएशन की जो वेलोसिटी है ना वो c से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे करते हैं c से रिप्रेजेंट, याद रखें c। देखो c लिखा है, क्या होता है, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए वेव, इट इज द लीनियर डिस्टेंस traveled, it is the linear distance traveled by a wave in 1 second, एक सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल की है, यहां से लेकर कितना चला है वो, कितने डिस्टेंस ट्रैवल की उसने एक सेकंड में, यहां से यहां सोर्स था, यहां से निकला, एक सेकंड में कितनी दूर तक चला गया। इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड, एक सेकंड में वो वेव कितना चला, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो डिस्टेंस ट्रैवल की, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, एक सेकंड में मीटर पर सेकंड क्या यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपको सेंटीमीटर पर सेकंड कितना चला, ये तीन चीज पढ़ते हैं आप। एम्पलीट्यूड पढ़ा था आपने, एम्पलीट्यूड क्या था, हाइट ऑफ क्रस्ट, एम्पलीट्यूड पढ़ा था आपने, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ क्रस्ट, यहां से लेकर ये हाइट कितना है, क्रस्ट का हाइट, या डेप्थ ऑफ ट्रफ, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, क्रस्ट की ऊंचाई, ट्रफ की गहराई क्या होता है, एम्पलीट्यूड, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सिंपल ए से रिप्रेजेंट करते हैं आप उसे, एम्पलीट्यूड। यहां एक नई चीज और क्या रही है, वेव नंबर, वेव नंबर, ये एम्पलीट्यूड तो हो गया, वेव नंबर, वेव नंबर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का वेव नंबर क्या होता है, न्यू के ऊपर बार लगा दो, वेव नंबर हो गया। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का उल्टा क्या होता है, वेव नंबर होता है, वेवलेंथ का उल्टा क्या होता है, वेव नंबर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेवलेंथ भी कह लीजिए, नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ वेवलेंथ इन पर यूनिट लेंथ, इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, पर यूनिट लेंथ कह लीजिए या 1 सेंटीमीटर लेंथ कह लीजिए, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर हुआ। अब 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं, कितनी वेवलेंथ है, उसे क्या कहते हैं आप, वेव नंबर, वेव का नंबर। 1 सेंटीमीटर इतनी जगह है, 1 सेंटीमीटर इतनी जगह में कितनी वेव्स हैं, तो देखो 1 बाई वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर जो भी हो, तो 1 सेंटीमीटर मान लीजिए वेवलेंथ, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, कितनी वेव्स हैं, 5 है, 10 है, 20 है, तो 5 पर सेंटीमीटर, 10 पर सेंटीमीटर, 15 पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 5 वेव्स थी, तो 5 वेव्स हैं, तो 5 पर सेंटीमीटर, 5 वेव्स है पर सेंटीमीटर। नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेवलेंथ कह लीजिए इन पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स है, वो क्या होता है, वेव नंबर होता है। तो रेसिप्रोकल होगा ना 1 बाई लैम्डा, ये होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, इनका बीच का रिलेशनशिप क्या है, अगले वीडियो में मिलेगा आपको। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वो सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये जो चीजें पढ़ाई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, वेव्स के या रेडिएशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, वेवलेंथ क्या होती है उसकी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब चीजें ये करना आपको, ये काम है आपके लिए आज का, समझिए ये करना आपको, इतना काम आपको कर लेना है।